स्कैम यानी कि घोटाला, जो कि दुनिया में कई सारे होते हैं, लेकिन 2003 में हुआ भारत का सबसे बड़ा नकली स्टैम्प पेपर का स्कैम पूरे भारत की इकोनॉमी को हिला देता है, क्योंकि ये स्कैम कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे 30,000 करोड़ रुपए का था। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ भारत के एक सबसे बड़े और घमासान घोटाले की कहानी की ओर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तेलगी स्टैम्प पेपर स्कैम यानी कि अब्दुल करीम की, जो कि एक प्रसिद्ध इंडियन फेक स्टैम्प पेपर ऑपरेटर थे, जिन्होंने सिर्फ स्टैम्प पेपर्स के जरिए अरबों रुपए कमाए। और कैसे इस बंदे के पिताजी की मौत हो जाने की वजह से बचपन में ही अपना पेट भरने के लिए रेलवे स्टेशन पर फल फ्रूट बिकने लगा, और फिर थोड़ा बड़ा हुआ और जैसे तैसे अपनी एजुकेशन पूरी की। उसके बाद स्टैम्प पेपर के जरिए अरबों रुपए का घोटाला किया, और आखिरकार क्यों इस इलीगल घोटाले को लीगल माना गया, ये सारी बातें को आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो तेलगी स्टैम्प पेपर स्कैम की कहानी शुरू होती है 2000 से 2003 के बीच, जब एक आदमी अब्दुल करीम तेलगी ने स्टैम्प पेपर के फॉर्जरीज का बड़ा सफर शुरू किया। अब्दुल करीम तेलगी कर्नाटक के खानापुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से थे। शुरुआत में उनका कोई बड़ा व्यवसाय नहीं था, वो छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व थे। बाद में उन्होंने काउंटरफिट स्टैम्प पेपर बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया और यहाँ पे उनका कदम रखा, और धीरे धीरे खुद के स्टैम्प पेपर्स की एक फैक्ट्री बना ली। फिर तेलगी ने अपने फॉर्जरी स्किल्स को इम्प्रूव किया और एक प्रोफिशिएंट फॉर्जरी नेटवर्क क्रिएट किया। इसमें उन्होंने फेक स्टैम्प पेपर्स प्रोड्यूस करने वाले एक्सपर्ट्स को हायर किया। उन्होंने एक एडवांस फॉर्जरी ऑपरेशन डेवलप किया, जिसमें हाई क्वालिटी काउंटरफिट स्टैम्प पेपर्स बनाए जाते थे, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को धोखा देने के लिए यूज होते थे। तो सबसे पहले तेलगी ने नकली स्टैम्प पेपर्स को जारी करने के लिए एक खुदाई छापने वाले कामगार से मदद ली। इन स्टैम्प पेपर्स पर पैसा और रेवेन्यू स्टैम्प्स के नकली मैप बनाए गए थे। तेलगी के कारखानों में एडवांस प्रिंटिंग मशीनरी और हाई क्वालिटी पेपर का इस्तेमाल होता था, जिससे नकली स्टैम्प पेपर्स को ऐसा बनाया जाता था कि उसे पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता था। असली और नकली में कोई अंतर ही नहीं रहता था कि उसे पहचान सके। घोटाला के इस हिस्से में हम देखते हैं कि कैसे तेलगी और उसके साथी नकली स्टैम्प पेपर्स को असली लगने वाले के रूप में तैयार करते थे, जो व्यापारिक दुनिया में बहुत उपयोग में आता था। फिर तेलगी और उसके साथी लोग जारी की गई नकली स्टैम्प पेपर्स को बड़े पैमाने पर बेचते थे। व्यापारिक व्यक्तियों, नेताओं और आम लोगों ने इन स्टैम्प पेपर्स को खरीदा और लीगल काम में इस्तेमाल किया। इससे उनका इलीगल व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन नकली स्टैम्प पेपर्स का ये खिलवाड़ देश के आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा था। लोगों के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर इसका असर काफी हद तक सामने आने लगा। लेकिन घोटाला ऐसे ही नहीं चल रहा था, बल्कि इसमें एक बड़ा हिस्सा सरकारी अधिकारियों और कई नेताओं का भी था, क्योंकि अब्दुल करीम इन अधिकारियों और नेताओं का मुंह बंद रखने के लिए उनको मुंह मांगी रिश्वत देते थे। लेकिन कुछ अधिकारियों ने तेलगी को पकड़ने में मदद भी की, लेकिन जो कुछ अधिकारियों को अब्दुल रिश्वत देता था, वो उन बाकी के अधिकारियों का भी मुंह बंद कर देते थे, क्योंकि उनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया था कि वो करोड़ के अमाउंट्स में फेक स्टैम्प पेपर्स प्रोड्यूस करने लगे। तो इसमें हम ये देखते हैं कि कैसे सरकारी अधिकारियों ने अपने स्वार्थ के लिए देश के हित को खोखला कर दिया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए बताता हूँ कि तेलगी के स्कैम को किस तरह से पकड़ा। तो पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। तेलगी का स्कैम सामने आने से पहले कुछ सस्पिशियंस और कंप्लेंट्स लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास आए थे कि काउंटरफिट स्टैम्प पेपर्स मार्केट में आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, रेड इन मुंबई। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मुंबई में तेलगी के प्रीमाइसेस पर रेड कंडक्ट किए। इस रेड के दौरान मैसिव क्वांटिटीज ऑफ काउंटरफिट स्टैम्प पेपर्स, प्रिंटिंग इक्विपमेंट और एविडेंस मिला, जिसका इस्तेमाल स्कैम में किया गया था। पॉइंट नंबर 3, तेलगी's अरेस्ट। अब्दुल करीम तेलगी, उसके एसोसिएट्स और फॉर्जरी नेटवर्क के मेंबर्स को अरेस्ट किया गया। इस रेड और अरेस्ट से उनका इलीगल ऑपरेशन एक्सपोज हुआ। पॉइंट नंबर 4, इंटेरोगेशन एंड एविडेंस। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने तेलगी और उसके एसोसिएट के थ्रू इंटेरोगेशन किया, जिसके दौरान उन्होंने अपने इलीगल ऑपरेशंस और नेटवर्क के बारे में कई सारी डिटेल्स दी। पॉइंट नंबर 5, लीगल प्रोसीडिंग्स। उसके अरेस्ट के बाद मल्टीपल केसेस तेलगी के खिलाफ फाइल किए गए और लीगल प्रोसीडिंग शुरू किए गए। पॉइंट नंबर 6, मीडिया कवरेज। तेलगी का केस मीडिया में बड़ा हाईलाइट हुआ और इससे पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ी। इस तरह से 2002 में मुंबई में कंडक्ट की गई रेड और उसके बाद के लीगल प्रोसीडिंग्स ने अब्दुल करीम तेलगी और उसके काउंटरफिट स्टैम्प पेपर स्कैम को पकड़ लिया। तेलगी की गिरफ्तारी के बाद समझ में आया कि एक आम आदमी ने कैसे एक इतना बड़ा और घातक घोटाला चलाया था। लोगों ने इस घोटाले के खिलाफ आवाज उठाई, जनता ने प्रोटेस्ट किया, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर कदम बढ़ाए।
फिर तेलगी के खिलाफ मामूली और गंभीर केस चलाए गए। उसको 16 साल की सजा के साथ 200 करोड़ का जुर्माना सुनाया गया, लेकिन वो सजा पूरी होने के पहले ही 2017 में मुंबई नासिक सेंट्रल जेल में हार्ट अटैक से गुजर गए। तेलगी के मौत के बाद उसके साथी लोगों को भी सजा सुनाई गई। घोटाला के अंत में न्यायिक प्रक्रिया ने तेलगी को सजा सुनाई, लेकिन उसके पास गुजरे दिनों की यादों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। अब बात करते हैं कि इस इलीगल घोटाले को लीगल क्यों माना गया। तो इस घोटाले को लीगल इसलिए माना गया क्योंकि तेलगी के फेक स्टैम्प्स गवर्नमेंट के कामों में और काफी पर्सनल जगह पर यूज किए गए थे, वो भी लीगली। बट अगर उन स्टैम्प्स को फेक या इलीगल मानते तो जहां जहां उन स्टैम्प्स का यूज हुआ था वो सारे काम भी इलीगल माने जाते, जिस वजह से इसे लीगल ही माना गया। तो तेलगी स्टैम्प पेपर स्कीम एक प्रमुख उदाहरण है भ्रष्टाचार और नकली स्टैम्प पेपर जैसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की आवश्यकता को दिखाता है। इससे सीखकर हमें अपने देश के भ्रष्टाचार से लड़ने का संकल्प लेना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी हुआ सो हुआ, बट आई थिंक नॉट ओनली अब्दुल करीम हैड इन्वॉल्व्ड इन दिस स्कैम, बल्कि उन्हें एक मोहर्रा बनाया गया था। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो धन्य हो आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए भरोसा कीजिए मुझ पर नहीं, अपनी स्किल्स पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।